हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी ट्रेनर हिना और आज हम सीखने वाले हैं टैली का बेसिक्स। यस, टैली का बेसिक्स। टैली सॉफ्टवेयर होता है लेकिन एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और उसको सीखने के लिए हमें बहुत छोटे छोटे टर्म्स को सीखना पड़ता है। वो छोटे टर्म्स जिनसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से टैली सॉफ्टवेयर समझने में आसानी होती है। तो चलिए वो सारे छोटे छोटे टर्म्स आज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैली के फर्स्ट टर्म की, जो कि है बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है? जब हम कोई भी माल खरीदते हैं, माल यानी सामान खरीदते हैं, बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं कि उस माल को हम बेचेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, तब हम उस संस्था को यानी कि वो जो काम होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस। अगर ऐसा कोई काम हम कर रहे हैं जिसमें कि हम कुछ सामान खरीदते या बेचते नहीं हैं फिर भी हमें प्रॉफिट होता है, तो उस काम को हम बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, तो प्रोफेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका टीचर है, डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो कहलाएंगे आपके प्रोफेशन। और बिजनेस जहाँ पे कोई भी या शॉप है, कारखाना है, इस टाइप की कोई भी लेन देन जहाँ होते हैं, जहाँ माल खरीदा या बेचा जाता है, वो कहलाते हैं हमारे बिजनेस। तो बात करेंगे हम बिजनेस के ओनर्स के बारे में या प्रोफेशन के ओनर्स के बारे में, जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जो लोग बिजनेस को शुरू करते हैं वो केवल एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो कई एक भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं। कोई काउंटिंग नहीं होती कितने लोग मिलकर एक बिजनेस को शुरू करेंगे। अगर बिजनेस को शुरू करने वाला एक अकेला व्यक्ति होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। अगर दो या दो से ज़्यादा होते हैं, 9 व्यक्ति तक होते हैं लगभग, तो उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। और जो फर्म होती है, जो वो संस्था होती है, जो बिजनेस होता है, उसको भी एक नाम दिया जाता है। जैसे अकेला बंदा चला रहा है तो प्रोप्राइटर, और वो बिजनेस कहलाएगा प्रोप्राइटरशिप फर्म। और 2 से ज़्यादा व्यक्ति चला रहे हैं तो वो कहलाएंगे पार्टनर्स और वो बिजनेस कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और अगर 9 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी बिजनेस को चलाते हैं या उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं कंपनी, और जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जहाँ बहुत सारे लेन देन होते हैं। हम नहीं कॉपी पे मेंटेन कर सकते उन सब चीज़ों को। नोटबुक पे अगर हम मेंटेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें बनानी पड़ेंगी, और हाँ, जो भी इंसान काम करता है उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, राइट। तो उन गलतियों से बचने के लिए, उस काम को आसान करने के लिए, उस काम को फास्ट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं टैली सॉफ्टवेयर। और दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर केवल आपका इंडियन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत सारी कंट्रीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक मल्टी लेवल सॉफ्टवेयर है ये। अब नया वर्जन आया हुआ है इसका, टैली प्राइम, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और टैली प्राइम इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली वर्जन। तो उस वर्जन पे बहुत काम आसान हो चुका है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बिजनेस, देन आपका प्रोफेशन की बात हो चुकी है, अब इसके ओनर्स की बात हो चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म को। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है यानी कि परचेजेस। परचेज किसे बोलेंगे? परचेज हम बोलेंगे उस चीज़ को, ये जो परचेज टर्म होगा वो इस्तेमाल होगा जब भी हम कोई माल खरीदते हैं। जब भी हम कोई माल खरीदेंगे तो हम इस टर्म का यूज़ करेंगे, उसे हम बोलते हैं परचेजेस। परचेज 2 तरीके की हो सकती है, या तो उधार या फिर नकद। भाई 2 ही तरीके से की जा सकती है परचेज, या तो आप उधार कर सकते हो या आप नकद कर सकते हो। उधार जब भी हम परचेज करेंगे, जिस भी व्यक्ति से हम उधार परचेज करेंगे वो हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिटर, और उसका नाम हमें याद रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा व्यापारी हैं आप, राइट, आप कपड़ा खरीदते हो, तो कपड़ा खरीदते टाइम, आप कपड़ा जब खरीदते हो तो किसी ना किसी व्यक्ति से खरीदते होगे। अगर आप कैश देकर आते हो तो आपको कोई लेन देन, मतलब वहाँ वो कंप्लीट हो गया कि आप गए, कपड़ा खरीदा, पैसा दिए, 2 लेन देन कंप्लीट हो गया। अगर आपने उधार उसको खरीदा है, यानी कि आपने, समझ लीजिए कि आपने राहुल से उसे उधार खरीदा है, तो उस राहुल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और राहुल भी अपनी बुक्स में आपका नाम को याद रखेगा, क्योंकि क्या, पैसा नहीं आया है। भाई पैसा नहीं आएगा तो हम उस चीज़ को याद रखेंगे। तो जब भी हम किसी से उधार खरीदेंगे तो उस व्यक्ति को हम याद रखेंगे और उस व्यक्ति को हम बोलेंगे क्रेडिटर।
और जब भी उसकी एंट्री होगी वो नाम से होगी और किसके अंडर में जाएगा, वो क्रेडिटर के, और सन्ड्री क्रेडिटर करके एक हमारा लेजर हेड होता है, उसके अंडर में वो हम उसको मेंशन करते हैं। तो दो चीज़ें हमने इसमें सीखी इस टर्म में, परचेजेस वाले टर्म्स में। एक तो आपकी परचेज, राइट, एंड देन क्रेडिटर्स, और उस व्यक्ति का नाम जिससे आपने उधार माल खरीदा है। अब नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं सेल्स। सेल्स जिसे भी हम करेंगे वो भी दो तरीके से हो सकती है, या तो उधार या फिर नकद। अगर आप किसी भी व्यक्ति को उधार माल बेचते हो, राइट, किसी भी व्यक्ति को उधार माल बेचते हो तो आप उस व्यक्ति का नाम याद रखोगे, क्योंकि क्या नहीं आया, पैसा। और जब पैसा आ जाएगा तब हम उस अकाउंट को क्लोज करेंगे, जब तक उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। सपोज दैट समर सिंह को आपने उधार माल बेच दिया, अब आपने अपने खातों में नोट डाउन करेंगे समर सिंह को मैंने उधार माल बेचा है, राइट। तो समर सिंह हमारे लिए क्या हुआ, देनदार, वो हमें पैसा देने आएगा, उसको देनदार को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेटर्स। और सन्ड्री डेटर्स करके एक लेजर हेड होता है जिसके अंडर में हम उसको मेंशन करते हैं। तो सेल्स के अंडर में, सेल्स जो हमारा एक टर्म है उसके अंडर में हमने क्या सीखा, सेल्स, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, और आपका जिसे हमने उधार माल खरीदा उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डेटर्स। नेक्स्ट टर्म जो हम सीखेंगे उसको हम बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल कि आप कपड़ा व्यापारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप माल खरीदते हो, माल बेचते हो। अकाउंटिंग ईयर होता है, जैसे कि हम लोग हमेशा नया साल मनाते हैं, जैसे नया साल हम लोग ऑलमोस्ट, मैं कहती हूँ कि 1 जनवरी को मनाते हैं। मुस्लिम लोग अलग मनाते हैं अपना नया साल, हिंदू लोग अलग कैलेंडर से मनाते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल अगर हम न्यू ईयर की बात करें वो होता है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग का भी एक ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर से मतलब क्या है, जिस दिन खाते हम शुरू करेंगे और जिस समय हम खाते बंद करेंगे उसकी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। तो नया साल जो अकाउंटिंग के लिए होता है वो होता है 1 अप्रैल, राइट। तो 1 अप्रैल हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग डेट होती है और एंडिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च। यानी 31 मार्च को सारे के सारे अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, राइट, तो उसके बाद हमें कुछ रिटर्न्स दाखिल करनी होती है, ये ब्यौरा हमें देना होता है, ये डिटेल्स हमें सबमिट करनी होती है कि हमने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी सेल्स करी, हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं। यानी कि 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। जो 3 चीज़ें क्या क्या हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर उसकी जीएसटी रिटर्न्स वगैरह आपको सबमिट करनी होती है। तो ये 3 चीज़ें पाने के लिए हम पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं और उस अकाउंटिंग को सेव करते हैं। ये काम हम मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ लिटिल बिट हार्ड। और अगर हम उसको टैली सॉफ्टवेयर पे करते हैं, इट इज़ वेरी इजी। अगर आप एवरीडे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं तो बहुत चुटकियों में आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपकी सेल्स रिपोर्ट, आपकी परचेज रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट्स, कैश रिपोर्ट, सब कुछ ऑटोमेटिक आपकी रेडी हो जाती है। तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं जो कि टैली बहुत बिजनेस को बहुत ईजी कर देता है, या फिर प्रोफेशन को बहुत ईजी कर देता है। तो नेक्स्ट टर्म जो हम बात कर रहे थे स्टॉक की, यानी कि 1 अप्रैल को जो भी माल हमारे पास था, करेक्ट, और जितना भी माल हमने पूरे साल में खरीदा और जितना भी माल हमने बेचा, तो कुछ ना कुछ 31 मार्च को ऐसा माल होगा जो अब बच जाए। जो बचा हुआ माल होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और वही हमारे लिए अगले साल के लिए, यानी जो अब 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर का आएगा, यानी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 को हमने स्टार्ट किया और 31 मार्च 23 को हमने क्लोज किया। तो 23 यानी ईयर 23 में हमारे पास 10,000 का माल बाकी था, वो हमारे लिए कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और 1 अप्रैल 23 यानी कि नेक्स्ट डे वो नया साल शुरू हो गया, तो हमारे लिए वो ही स्टॉक कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको कि मान लीजिए आपके पापा ने आज सुबह आपको 10 रुपये दिए, तो वो कहलाएंगे आपके लिए ओपनिंग कैश। और 10 रुपये देने के बाद रास्ते में आपकी मम्मी मिल गई, मम्मी से आपने 50 रुपये ले लिए,
अब आपके पास टोटल हो गए 60 रुपये। आपने 15 रुपये की आइसक्रीम खाई, ठीक है, 5 रुपये रिक्शे वाले को दिए, खर्चा हो गया 20 रुपये का। आपके पास टोटल कितने रुपए थे? 60, और खर्चा कितने का हो गया? 20 रुपीज़ का। यस, यू आर करेक्ट। तो बचे 40 रुपये। अब वो जो 40 रुपये आपके पास शाम को बचे, वो क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग कैश। और अगले दिन एज यूजल पापा ने आपको फिर से 10 रुपीज़ दिए, तो नेक्स्ट डे आपके पास कितने रुपए होंगे? 40 रुपीज़। जो कल के क्लोजिंग के थे वो आज ओपनिंग बन गए, यानी पॉकेट में है, ओपनिंग कैश बन गया वो, और 10 रुपीज़ और आ गए, तो अब आपके पास हो गए 50 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होगा। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं, जो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस। अब कोई बिजनेस आप रन करेंगे या कोई भी प्रोफेशन आप रन करेंगे तो आपके खर्चे तो होंगे, और खर्चों को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसेस, या फिर व्यय भी बोलते हैं। तो खर्चे हमारे दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन दो टर्म्स को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब माल को बनाया जा रहा होता है, जब भी माल को बनाया जा रहा होता है। सपोज दैट अगर हम इस ब्लूटूथ की बात करें, राइट, मान लीजिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारे यहाँ, हम इसको बनाते हैं, तो इसके जो भी पार्ट्स हैं ये सब हम लोग परचेज करेंगे, इसके लिए लेबर लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, और इसको हम रीमेक करेंगे, फिर इसका पैकिंग करेंगे, इसमें लेबलिंग करेंगे। तो ये सारे जितने भी खर्चे हुए इस ब्लूटूथ को बनाने के लिए, वो कैसे खर्चे कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब ये ब्लूटूथ बन गया, इसकी एमआरपी डिसाइड हो गई कि अब ये 1000 रुपीज़ का मिलेगा, तो क्या हुआ? अब एमआरपी डिसाइडेड है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यानी जब ये शॉप पर सेल होगा 1000 रुपीज़ का, तो उसमें जो शॉपकीपर है उसका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं है कि शॉप बहुत बड़ी है, मॉल से आप ले रहे हो तो इसका क्या एमआरपी बढ़ जाएगा? नहीं, एमआरपी वही रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे आप इसे मॉल से लीजिए, चाहे आप इसे शॉप से लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए, एमआरपी फिक्स रहेगा। करेक्ट। तो जब तक एमआरपी नहीं डल जाती किसी प्रोडक्ट पर, तब तक के खर्चे हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब एमआरपी बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट पर, और जब वो सेलिंग के लिए रेडी होता है, और उस समय जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब दुकान में माल लगा हुआ है, आप उसे बेच रहे हो, एमआरपी पड़ी हुई है, अब चाहे उस समय सैलरी दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी खर्च करिए, चाहे टेलीफोन का बिल दीजिए, या कोई भी तरीके की मरम्मत कराइए, या एडवर्टीजमेंट कीजिए, सैंपल दीजिए, इन सब चीज़ों से एमआरपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे खर्चे हमारे लिए कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। करेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, जो हमारे तीन जो मेन खाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इन तीनों में जो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनके ना हेड अलग अलग है। ये अपनी अलग अलग रूम में जाते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं, तो कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे? जैसे कारखाने की बिजली, आपका रॉ मटेरियल, आपकी लेबर, आपकी वर्कशॉप की इलेक्ट्रिसिटी, राइट, आपका कैरियर चार्जेस, आपने माल आप लेकर आए, उस कैरियर से लेकर आए, वो कैरियर चार्जेस, वेजेस, आपने लेबर को पैसे दिए, पेमेंट किया, वेजेस दिए, मजदूरी दी, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपके कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स की। दोस्तों, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे लिए वो है एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। जब भी हमारा कोई बिजनेस है या फिर कोई भी हम प्रोफेशन में हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए कहलाती है संपत्ति, इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं। और एसेट्स हमारे दो तरीके के होंगे, यानी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जो हमारे लिए लंबे समय तक काम में आने वाले हैं। ऐसे एसेट जो कि बहुत सालों तक काम में आएंगे, उनको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। या दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं ऐसी संपत्ति जिसको तुरंत पैसे में बदला नहीं जा सकता है, ऐसी संपत्ति जिन्हें आप तुरंत बेचकर पैसा नहीं बना सकते हो, वो संपत्ति हमारे लिए कहलाएगी फिक्स एसेट्स। और ऐसी संपत्ति जो तुरंत पैसे में बदली जा सकती हो या फिर पैसा ही हो,
या फिर उसे हम तुरंत पैसे में, नकदी में बदल सकते हो, वो कहलाएगी आपकी करंट एसेट्स। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए, फिर से वापस उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि आप कपड़ा व्यापारी है, आप कपड़ा खरीदते हो, बेचते हो, लेकिन आपके जो शोरूम है ना, उसमें आपने एलईडी लगाई है, उसमें आपने कैमरे लगाए हैं, उसमें आपने टेबल रखी है, अच्छा सा एक काउंटर रखा है, उसमें चेयर्स रखी हैं, आपने काटा बाट रखा है, वेइंग मशीन रखी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये माल तो नहीं है। माल तो उसी चीज़ को बोलेंगे जिसको आप बेचकर पैसे में बदल सकते हो। ये सब आपके लिए क्या कहलाएंगी? आपकी एलईडी, आपका कैलकुलेटर, आपका वेइंग मशीन, आपका फर्नीचर, ये सब चीज़ें क्या है? ये आपके लिए है एसेट्स। और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लंबे समय तक काम में आएंगी, जैसे एलईडी है, आपकी बहुत समय तक काम में आएगी। कोई ऐसी मशीन है जो आपके बहुत समय तक काम में आएगी, तो वो कहलाएंगे आपके लिए फिक्स एसेट्स, जैसे फर्नीचर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लंबे समय तक काम में नहीं आएंगी, वो कहलाएंगी आपकी करंट एसेट्स, जैसे पैसा। यस, पैसा करंट एसेट्स होता है। आप भाई, आपकी संपत्ति है, आपके पास रेडी रहता है, कभी भी खर्च कर सकते हो। बैंक बैलेंस, कभी भी पैसा निकाल कर ला सकते हो और खर्च कर सकते हो, नहीं? या फिर हम बोल सकते हैं स्टॉक। यस, स्टॉक भी आपके लिए संपत्ति है। भाई, जो बचा हुआ माल है वो आपके लिए पैसा ही तो है, आपने पैसा ही तो लगाया था, उसे आप तुरंत बेचकर पैसे में बदल सकते हो। सन्ड्री डेटर्स, जितने भी देनदार हैं वो आपके लिए संपत्ति हैं, राइट? आपके लिए एसेट्स हैं, क्योंकि आप उनके पास जाएंगे, पैसा लेकर आ जाएंगे, तो वो भी आपके लिए संपत्ति है। संपत्ति, आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी और एक्सपेंसेस, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे, लायबिलिटी होती है हमारे दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कभी भी किसी से लोन लिया है, या फिर किसी को उधार, आपने किसी से उधार माल खरीद लिया है, या फिर आपने किसी तरीके की लिमिट आपने बनवाई हुई है, ठीक है, तो वो सारी हमारे लिए क्या कहलाएंगे? दायित्व कहलाएंगे। दायित्व से मतलब होता है ऐसी जिम्मेदारियां जो आपको पूरी करनी है, पैसे से पूरी करनी है। तो लायबिलिटी हमारे लिए क्या कहलाएगी? जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि कैपिटल। कैपिटल टर्म का हमने अभी तक यूज नहीं किया है, अभी आपको नहीं बताया। कैपिटल मैं बता देती हूँ। मालिक के दो खाते होते हैं, एक होता है देने वाला खाता और एक होता है लेने वाला खाता। जो भी मालिक होता है वो बिजनेस को जब भी कुछ भी चीज़ देता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। चाहे मालिक दे पैसा, चाहे मालिक दे ज़मीन, चाहे मालिक दे दे सामान, या फिर चाहे मालिक दे दे फर्नीचर, तो वो जो भी चीज़ अपने बिजनेस को देता है वो कहलाती है कैपिटल। और मालिक हमेशा चाहता है जो भी उसने कुछ लगाया अपने बिजनेस के लिए, वो बिजनेस उसको कमा कर दे और वो चीज़ें उसे वापस मिले। जितना पैसा, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप चाहोगे कि 10 लाख वापस मिल जाए, राइट? तो कैसे मिलेंगे वो? आप बिजनेस के लिए एक जिम्मेदारी होती है, एक लायबिलिटी होती है कि बिजनेस आपको रिटर्न देगा, मालिक को रिटर्न देगा। तो इसीलिए कैपिटल भी एक तरीके की क्या है? लायबिलिटी है। मालिक का जो दूसरा खाता होता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अगर मालिक अपने बिजनेस में से कभी भी कुछ भी चीज़ विड्रॉ करता है, विड्रॉ मतलब आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी कपड़े की दुकान से खुद के लिए कपड़ा ले लेते हो तो आप कभी भी पैसा तो दोगे नहीं, क्योंकि आपकी अपनी दुकान है। तो ऐसे केस में आपकी वो जो ड्राइंग्स हैं, राइट, आपने जो ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो वो सारी चीज़ें आपके लगाए हुए 5 लाख में से कम हो जाएंगी, राइट? तो वो कहलाएगा आपका ड्राइंग्स। यानी अगर मालिक अपने बिजनेस में से पैसा ले ले, सामान ले ले, या किसी भी तरीके की सर्विसेज ले ले, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है? तो मालिक के दो खाते कौन कौन से? कैपिटल और एक ड्राइंग्स। जब भी मालिक देगा तो कैपिटल, और जब भी मालिक कुछ भी लेगा तो ड्राइंग्स। और कैपिटल हमेशा क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी बिजनेस के लिए। बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है मालिक का पैसा वापस करना। सन्ड्री क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पैसा वापस देंगे, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है।
अगर हमने कभी लोन लिया है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी। लायबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो उसी फाइनेंशियल ईयर में यानी उसी साल में खत्म हो जाए, ऐसी जिम्मेदारियां कहलाएंगी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और अगर आपने सपोज दैट 5 साल का लोन लिया है तो 1 साल में तो खत्म नहीं होगा, तो वो 5 साल तक चलने वाला है, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ऐसे दायित्व जो आपके उसी साल में खत्म हो जाए वो कहलाएंगे शॉर्ट टर्म, और जो उस साल में खत्म ना हो वो कहलाएंगे आपके लॉन्ग टर्म। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये छोटे छोटे टर्म्स। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट आपने सुना, बीच में मैंने बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट वो खाता होता है जहां पर हम परचेज और सेल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। यानी हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितनी हमारे पास परचेजेस थी, परचेज के बाद अगर हमने कोई माल वापस कर दिया है तो वो हम उसमें से माइनस करेंगे, अगर हमने माल दान में दे दिया तो हम माइनस करेंगे, अगर हमने सैंपल में बांट दिया तो हम माइनस कर देंगे, अगर हमने सपोज दैट वो मालिक ने विड्रॉ कर लिया तो भी हम माइनस करेंगे, या माल जल गया, ख़त्म हो गया, नुकसान हो गया तो वो भी हम माल वापस करेंगे, यानी ख़त्म हो जाएगा तो भी हम परचेजेस में से माइनस करेंगे। और बाकी जितना भी हम सेल्स करेंगे, जितनी भी हमने सेल्स की है, सेल्स अगर हमने रिटर्न की है तो वो हम उसमें से माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न के बाद जितनी भी हमने अगर सपोज दैट हमारा बाकी की चीज़ें भी है इसमें, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है स्टॉक। इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और एक ग्रॉस लॉस। अगर कभी भी आपकी परचेज और सेल्स करने पर कोई भी नुकसान हुआ है तो हम उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं, और फ़ायदा हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा या ग्रॉस लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसफरेबल अमाउंट बन जाता है, और उसी से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम उसमें ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होकर या ग्रॉस लॉस में से माइनस होकर वो सारी चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचती है उसको हम नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि हमारी ट्रांसफ़र होती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक तरफ आपकी आएंगी लायबिलिटीज़, एक तरफ आएंगे आपके एसेट्स। और लायबिलिटीज़ मैंने आपको बताई है कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन, राइट, इस तरीके की लायबिलिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा भी जो लायबिलिटीज़ है वो आपको यहाँ मेंशन हो रही है। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड साइड होती है वो हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है, इसीलिए उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो हमारा आता है बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक भी आपके लिए एसेट है। ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होकर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बना देती हैं, और यही 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है टैली सॉफ्टवेयर से। तो दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके काम को आसान करता है, आपके बिजनेस को आसान करता है, आपके सारे लेन देन को, ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन कर ये सारी चीज़ें आपको बनाकर चुटकियों में दे देता है। सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, आपकी कोई सी भी कैश की रिपोर्ट, बैंक की रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, या फिर आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ये सारी रिपोर्ट्स आपको टैली सॉफ्टवेयर चुटकियों में बना देता है। तो लेकिन उस केस में हमें सब चीज़ें प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए कि कौन से लेजर का कौन सा हेड है, कौन से टर्म को हम यूज़ करेंगे और कौन सी जगह उसको पहुंचाएंगे, ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज आपको इस क्लास ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सारे छोटे छोटे टर्म समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग में, और फुल वीडियो वॉच करने के बाद अपने आंसर्स जरूर दें कि आपको कैसा लगा, आपने क्या समझा। आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।